जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का रिवीजन करेंगे लोग, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे लोग। लगभग इसमें 300 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कोशिश रहेगा कि एक ही यानी कि सेपरेट वीडियो में इसको समाप्त किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लोग कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्यों 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और ये आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी, आज़ादी के पहले तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में शामिल है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान में है। कितना? 300 मूल रूप से 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है उसका और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है। 450 का मतलब हो गया कि क्लॉज और सब क्लॉज जो जोड़े गए हैं बाद में, जैसे 51A जोड़ा गया है, उस हिसाब से देखा जाता है तो 450 से अधिक अनुच्छेद है। लेकिन मूल रूप से जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें 395 ही अनुच्छेद थे, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई। यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 4 जोड़कर 12 कर दी गई है। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक के आर्टिकल्स या अनुच्छेद हैं। 400 से अधिक के अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, इसमें यह ऑप्शन गलत दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में कितनी हैं और समर्थित सूची में कितनी हैं। तो संघीय सूची में देखा जाए तो 97 प्रविष्टियां दी गई हैं। उसके बाद राज्य सूची में 66 है और समर्थित सूची में 47 है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां, समर्थित सूची में 47 प्रविष्टियां और वर्तमान गणना के अनुसार देखा जाए तो संघीय सूची में 98 और राज्य सूची में 59, यानी कि कुछ निकाल के संघीय सूची में शामिल किया गया होगा। उसके बाद है समर्थित सूची में वर्तमान गणना के अनुसार देखा जाए तो 52 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। इसे विचारा अनुसार यानी कि क्रम से दिया गया है और क्रम से ही सजाना है इसको। जो हमारा भारतीय प्रस्तावना है, भारत के संविधान में प्रस्तावना दिया गया है, उससे प्रस्तावना से शब्द है और यह क्रम के अनुसार दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक शब्द है, सार्वभौमिक शब्द आता है। उसके बाद है समाजवादी, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष और अंतिम आएगा प्रजातांत्रिक, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा CADB।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो फ्रेंच क्रांति से आई है। कहाँ से? फ्रेंच क्रांति से आई है। 1789 में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। इस क्रांति का सूत्रवाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। क्या था? स्वतंत्रता था, समानता था और भ्रातृत्व था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से अपनी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जो विधि के अनुसार क्या होगा? तो यह दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि इन जो धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और जो आयरलैंड है यह स्पेन के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से लिया है? तो स्पेन के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देशों से ली गई हैं उसको देखते हैं लोग। यानी कि हम जो हमारा भारत का संविधान है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं अन्य देशों के संविधान से ग्रहण की गई हैं, अब उसको देखते हैं लोग। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार की व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्री परिषद, द्विसदनीय विधायिका। ये इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता, मंत्री परिषद और द्विसदनीय विधायिका। वैसे भी इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन जो हाईलाइटेड रहते हैं जैसे एकल नागरिकता, मंत्री परिषद, तो यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं लोग आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाना। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की गई हैं? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाया जाना, मौलिक अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार की किस देश से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। न्याय के पुनर्वलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है समवर्ती सूची, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 108 संयुक्त सदन की बैठक,
सोवियत यूनियन वर्तमान रूस, यानी कि उस समय यह सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जो अभी वर्तमान रूस है। मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी रूस के संविधान से ली गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। उसके बाद है फ्रांस का संविधान। गणतंत्र का सिद्धांत, समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार प्रस्तावना में अभिव्यक्त। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, यह जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अभी ऊपर हम उस पर स्टार पॉइंट भी लगवाए हैं। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पे संविधान के मध्य दिया गया है और देश जिनसे लिया गया है। तो पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह कहाँ से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है मौलिक अधिकार है, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध में समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हो जाएगा भारतीय राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक के सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया गया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा का जो संविधान है उससे संघीय ढांचा का विचार लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल रूप से संविधान में यह शामिल नहीं था। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी या समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 शब्द कौन से? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जो संवैधानिक उपचार है वह संवैधानिक के उपचार का अधिकार है वह किसके अंतर्गत आता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके व्याख्या देखते हैं लोग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 और ये अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक के उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है। किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार के तहत भी आता है, कानूनी अधिकार के तहत भी आता है और संवैधानिक अधिकार के तहत भी आता है। इसलिए इसका विकल्प ई सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो 343, जो 343वां अनुच्छेद है और देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, संघ की राजभाषा क्या होगी? तो हिंदी, और लिपि क्या होगी? तो देवनागरी होगी। राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया है। राजभाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 17 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, यानी कि इनका शॉर्ट फॉर्म नाम देखा जाए तो इन्हें KM मुंशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? KM मुंशी के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। कहाँ से चुना गया था? तो बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना के लिए सीमित की जा सकती है। कितने महीना? 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक निहित है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद को स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कितने तक बढ़ाया जा सकता है? तो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 243 का संविधान के अनुच्छेद 239 के ए के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो भारत के संसद का व्यय है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। जो संसद है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अतः भारत के संसद का जो व्यय है वह संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जनहित याचिका यानी कि PIL जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो यह अमेरिकी गणराज्य USA से उत्पन्न हुई है जनहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म कई एग्जामों में पूछ चुका है कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका PIL मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हाबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षण यह किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ लागू होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार होता है। या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति की जबरन हिरासत में रखने के लिए विरुद्ध होता है। जबरन हिरासत के रखने के विरुद्ध होता है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो भाग
भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 में। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं। पहला है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत से, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, यानी कि कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। इसका निर्वहन कौन करता है? तो रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़ा गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। जो सिक्किम है वह भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में। कब बना था? 1975 में। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम ने 26 अप्रैल 1975 से भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत राज्य के विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनने का विकल्प चुना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यह भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है? तो भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये गैर नागरिकों यानी विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 और उसका सब क्लॉज 1 के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो अप्रैल 2010 में। कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 में।
छियासीवें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, क्योंकि सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, काम और शिक्षा का अधिकार भी आता है। तो यहाँ पे नहीं अगर रहता तो ये मकान का अधिकार यहाँ पे आंसर होता, या काम का अधिकार। तो यह क्वेश्चन विवादास्पद रहा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 के क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। सूचना का अधिकार जो है वह अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। सूचना का अधिकार क्या है? तो यह मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो यह मोरारजी देसाई के शासनकाल में, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उनके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में किसे जोड़ा गया? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जोड़ा गया। 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इसमें दिया गया है, यानी कि निर्देशित सिद्धांतों के अंतर्गत यह शामिल है, समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद है समान नागरिक संहिता, ये भी शामिल है। छोटे परिवार का मानदंड ये शामिल नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 का घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का क में दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो वह कितनी बार भी हो सकता है, वह कितनी बार भी हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इससे संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 का 1 के तहत। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है तो राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एक्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछ रहा है। तो पहला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं लोग कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। ये भी कथन सत्य है। उसके बाद अगला कथन देखते हैं लोग कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। नहीं, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद दूसरा देखते हैं लोग कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तीसरा कथन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। अतः कथन 3 सही नहीं है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को आसीन किया जाता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत, और यह अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां क्रम है। कौन से क्रम की राष्ट्रपति थी? तो 12वां क्रम की श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, 12वां क्रम की। जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति क्रमानुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ
शपथ ग्रहण किया? 25 जुलाई 2022। 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति क्रमानुसार देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। जो द्रौपदी मुर्मू है 2022 से राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुई हैं, वह क्रम में किस अनुसार है? तो 15वें क्रम की हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह जो विधेयक होता है वह अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति के सहमति देने के बाद। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक के मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 788 सदस्य। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य 788 थे। कितने थे? 788 सदस्य शामिल थे। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? कौन सा क्रम के ये उपराष्ट्रपति थे? तो 12वां क्रम के। कौन से क्रम? 12वां क्रम के उपराष्ट्रपति थे। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार क्रमांक 12वां है। वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास से है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। प्रश्नगत विकल्पों में राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 इनकी चर्चा किसमें दी गई है? तो इनका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में किया गया है। संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक और सदन की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह तो भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है किसी भी विधेयक पर। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 का 4 अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। यानी कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह किसके द्वारा हटाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि पद से हटाए जा सकते हैं। वह अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला होते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरे राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को कब शामिल किया गया था। तो 17वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसी के द्वारा इन्हें शामिल किया जाता है। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। जो राज्य की विधान परिषदों के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसकी व्याख्या देखते हैं लोग। व्याख्या नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त यानी कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। 73वें संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। जो यह संशोधन हुआ था यह कब से प्रभावी हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। तो पंचायती राज में। किसमें। पंचायती राज में। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% किया गया है। कितना प्रतिशत। 50% किया गया है। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं। तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है। उपचुनाव कहा जाता है। व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन, इस्तीफे, हटाए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है। उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। कितना। 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, यानी कि 1 हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश और 33 हो जाएंगे अन्य न्यायाधीश। तो कुल कितनी है। तो 34 हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 से। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों का समग्र विकास था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेता है। पंचायत का चुनाव कराने हेतु कौन लेता है निर्णय? तो राज्य सरकार लेता है। पंचायतों यानी कि स्थानीय स्वशासन को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। जो पंचायत है वह किसका विषय है? तो राज्य सरकार का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 243 का ग के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना हेतु उपबंध कर सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 243 का ट के 4 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तदनुसार राज्यों द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए गए हैं, जिनके तहत पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि सदन में वह लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो अगर वह 2 माह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 का 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन यानी कि 2 महीना की अवधि तक सदन की अनुज्ञा यानी कि बिना आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 का 1 के उपखंड क एवं ख में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक के अनधिक के प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं तो उपरोक्त में से एक से अधिक यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह समाप्त नहीं होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त होता है और उनका कार्यकाल समाप्त होता है। अनुच्छेद 83 का 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा अर्थात एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो होता है वह एक अस्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 का 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति।
लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रवसान व विघटन, संसद के सत्र सत्रवसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक या प्रथम बैठक के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर ना हो। दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में संसद कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा की एक वर्ष में समानतः निम्न 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 3 सत्र। पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। बजट सत्र फरवरी से मई तक। उसके बाद है मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक के अंतराल होना चाहिए, यानी कि कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच का। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा में वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य यानी कि सहराज्य के रूप में शामिल किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह कथन क्या है? सही नहीं है, यानी कि कथन गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होती है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, यह कथन सत्य है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी कथन सत्य है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकते हैं, ये भी कथन सत्य है। अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 का 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिविहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसमें? केवल लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान किसका बना है? तो इसको देखते हैं लोग। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु विनियोग विधेयकों के पारित होने के बाद समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 के क के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान या वोट फॉर क्रेडिट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अनुदान कहा जाता है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को।
लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। यह कैसी समिति है? तो संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967 से 68 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है। ये कथन सत्य है जिसमें अपील की जा सकती है। यह यानी कि यह दोनों कथन सत्य है। और आगे देखते हैं लोग कौन सा कथन सत्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये कथन क्या है? ये कथन सत्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय एक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। यह कैसा न्यायालय है? तो यह एक संघीय न्यायालय है। यह मानव अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। अतः विकल्प ई यानी कि सही, एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? तो राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इसे संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसे? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व यानी कि इससे पहले वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217 का 1 का क के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों को 2 तिहाई द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के नू जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल यानी कि चलित अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा।
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि आंतरिक अशांति पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगाए जाते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे सशस्त्र विद्रोह में प्रतिस्थापित कर दिया गया। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थिरता संकट में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है और युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। यानी कि यह तीनों सत्य है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1989 में हुआ था, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में, और इस संशोधन के माध्यम से मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 18 है। ये 2008 के हिसाब से है। 2008 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय 18 थी। 92 संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो 92 संविधान संशोधन के बाद 22 हो गई हैं। अभी वर्तमान में कितनी है? तो 22 हैं। प्रणाली का सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। कब किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन? तो 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय यानी कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर, पंचायती प्रणाली, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलवंत राय समिति के द्वारा किस स्तरीय पंचायत प्रणाली यानी कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली विकेंद्रीकरण प्रणाली की अनुशंसा की गई थी।
भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये जो ऑप्शन दिया गया यह सही नहीं है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। कितने स्तर पर सरकारें होती है संघीय व्यवस्था में? तो 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक केंद्र सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो किसकी सिफारिश की थी? पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार की। जो अशोक मेहता समिति थी वह पंचायत की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के साथ पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या गाँवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। प्रशासनिक प्राधिकरण है वह किस स्तर पे है? तो ब्लॉक स्तर पे। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो प्रशासनिक प्राधिकारी है। अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 1206 है। कितनी है? 1206। प्रश्नकाल के समय अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी, यानी कि 2008 के समय में देखा जाए तो अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? तो 1206 थी। 23 सितंबर 2008 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1208 हो गई है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जो जर्मनी है वह अस्थायी सदस्य नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं कुल? तो 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य। 5 कितने होते हैं? तो 5 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, रूस, फ्रांस या चीन, ये जो है पाँचों, ये क्या है? तो यह अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्य बने हैं। शेष 10 अस्थायी, जो शेष बचे हैं 15 में से 5 तो हो गए अस्थायी, और जो 10 शेष बचे हैं वह 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है वह मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी स्वयंसेवी संस्था है जो मानव अधिकार के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन में एक बैरिस्टर पीटर वेनेंसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरुद्ध द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों के एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में है। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी चीन की समाचार एजेंसी का नाम है। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। यह चीन की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो जो फ्रांस है, फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट पेपर श्वेत पत्र ब्रिटेन का तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है। जो व्हाइट पेपर है वह ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है। वह किस कलर का है? तो व्हाइट पेपर को ब्रिटेन और भारत की सरकारी रिपोर्ट होता है। व्हाइट बुक है वह जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक इटली की सरकारी रिपोर्ट है। ग्रीन बुक है वह कहाँ की है? तो इटली की सरकारी रिपोर्ट है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में की गई थी इसकी स्थापना। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1986 में बेंगलुरु में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 में। कब की गई थी? 1965 में। सीमा सुरक्षा बल, इसे बीएसएफ भी कहा जाता है, यानी कि बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं उद्देशिका और प्रस्तावना में, लेकिन यह दोनों एक ही होता है। उद्देशिका भी कहा जाता है और प्रस्तावना भी कहा जाता है। उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा ने 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें यह क्रम से दिया रहता है। तो देखते हैं लोग इसमें कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राजव्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। भारत की नहीं, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है। इसका अर्थ क्या है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रजातंत्र का आशय जनता के लिए जनता की सरकार अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। यही आशय है कि जनता के लिए और जनता की सरकार। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय है। प्रकृति में देखा जाए तो भारत का संविधान संघीय है, किंतु भावना में देखा जाए तो यह एकात्मक है। संविधानवेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है। पहला संघात्मक तथा दूसरा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं ने काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। प्रोफेसर वीहर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ना तो विशुद्ध संघात्मक और ना ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची
10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोधी कानून से है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से किसका संबंध है तो दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है तो यह राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। जो भूमि सुधार है वह किस सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है, जन्म से मिलती है। देशीकरण से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है और किसी भूभाग के सम्मेलन या सम्मिलित द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के द्वारा भी प्राप्त होती है। दूसरा है देशीकरण द्वारा। तीसरा है किसी भूभाग के सम्मिलित या सम्मेलन द्वारा। चौथा है रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। विधि का नियम। अगला क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का मतलब क्या है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या समता, विधि के समक्ष समता या समानता में एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 तक के तहत को प्राप्त है। उपरोक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में पांच प्रकार की रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार के। पहला है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक
स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 का 1 का क जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार यह मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 का क में शामिल करके इसे केवल विधिक या कानूनी अधिकार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है, तो विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, यानी कि उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होना चाहिए। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सही माना है। अगला क्वेश्चन है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। भारत में राज्य के नीति निर्देशक के तत्व या सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वह परिवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी कि इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वह राज्य के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्य चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का क एवं अनुच्छेद 51 का क को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, यानी कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। 86वें संविधान
86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मौलिक कर्तव्य बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलता है कि मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यह क्या है? तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का क च में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये भी क्वेश्चन विवादास्पद रहा होगा। अनुच्छेद 55 का 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा दोनों से होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहाँ पे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में इसे सुलझाया जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उससे विवाद को अनुच्छेद 71 का 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और किससे प्रक्रिया द्वारा? तो महाभियोग प्रक्रिया लगाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। किसमें? भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर के सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल या गवर्नर की रिपोर्ट के मिलने पर लागू किया जाता है। गवर्नर इंग्लिश नाम है और गवर्नर का मतलब क्या होता है हिंदी में? राज्यपाल।
भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 164 का एक के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो वह कहाँ से थे? तो बिहार से थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे वह कहाँ से थे? तो बिहार से थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, यह कथन क्या है? यह कथन असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्रीय सरकार का, किसका मुख्य है? तो केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। अनुच्छेद 74 का एक के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 का ग के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो किसके प्रति? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो विधायिका। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, किसका सही आंसर हो जाएगा?
शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं। कितनी पद्धतियाँ होती हैं? तो दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो व्यवस्थापिका के यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यहाँ तक के हम लोग ये कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का मैसेज आ रहा है कि डेली वीडियो अपलोड करें। तो डेली बेस पे वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो जो बनता है रात में, दिन में वीडियो बनाने में ये होता है कि कभी किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देगा या मतलब चहचहाट जो साउंड होता है वह ज़्यादा दिन में देखने को मिलता है। इसलिए हम दिन में वीडियो नहीं बनाते हैं तो रात में ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाता है। तो इसको हमें एक पार्ट में सोचे थे वीडियो करने का, लेकिन अब इसे 2 पार्ट में करना पड़ेगा हमको।